नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कत्ल की रात पार्ट 2। अब वह सर्कस के कलाबाज की तरह टांगों के सहारे तार से लटका हुआ था। पुल की रेलिंग का निचला भाग 1 फुट की दूरी पर था। उसने शरीर को धीरे धीरे झुलाना शुरू किया। आखिर उसके हाथों ने रेलिंग का निचला भाग थाम ही लिया। अब पुल के ऊपर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ क्षण बाद वह पुल पर रेलिंग के सहारे खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब बारिश भी रुक गई थी। कुछ क्षण बाद वह पूरी तरह संभल गया था। जागीरा और शेरू ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उन दोनों बदमाशों को हरगिज क्षमा नहीं करूंगा। वह लड़की को लेकर पुल के पार गए हैं, लेकिन इस तरफ कोई आबादी नहीं है। कुछ दूर जाकर एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से कुछ दूर एक पुराना और वीरान मकान है। इस ओर जाने का अर्थ है कि वह लड़की को लेकर उसी मकान में गए हैं। अब मेरा फर्ज यह है कि मैं लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाऊं और उनसे अपनी हत्या के प्रयास का बदला लूं। उनसे मुकाबला करने के लिए मुझे पिस्तौल की ज़रूरत है और पिस्तौल मेरी कार में है, जो खुल्लर नर्सिंग होम के निकट खड़ी है। कार लेने के लिए मुझे वापस जाना होगा। पुल से बाहर आते ही एक ट्रक में उसे लिफ्ट मिल गई। कुछ देर बाद वह अपनी कार के निकट पहुँच गया। अगर मैं इस मामले में पुलिस की मदद ले लूँ तो कैसा रहेगा? स्वयं ही उसने अपनी सोच का उत्तर दिया। यह काम मुझे अकेले ही करना चाहिए। अगर मैं जागीरा और शेरू जैसे अपराधियों को परास्त करने में सफल हो गया तो मेरा नाम मशहूर हो जाएगा और धंधा चल निकलेगा। अब उसकी कार वापस पुल की ओर दौड़ रही थी। पहला काम मिस सोनिया की जान बचाना है, क्योंकि मैं उसके चाचा से उसकी सुरक्षा के लिए फीस वसूल कर चुका हूँ। भगवान करे वह अभी जीवित हो। पुल पार करते ही अंधेरी और सुनसान सड़क शुरू हो गई थी। कितना अंधेरा है यहाँ! कब्रिस्तान के निकट पहुंचकर वह गाड़ी रोककर नीचे उतर आया। किसी जमाने में इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफन किए जाते थे। अब तो यहाँ जंगल उगाया है। गाड़ी के डैशबोर्ड से पिस्तौल निकालकर उसने जेब में रखा और पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह मकान यहाँ से आधा मील दूर है। कार को यहीं छोड़ देना उचित रहेगा। अंधेरे में डूबा हुआ वह पुराना मकान बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। मकान के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। कहीं मेरा अनुमान गलत तो नहीं है कि वह यहीं आए हैं? तभी ओह, यह तो कार के टायर्स के निशान हैं और बिल्कुल ताजे हैं। चांद के मध्यम प्रकाश में निशान साफ नजर आ रहे थे। अब उसका संदेह यकीन में बदल चुका था, इसलिए वह निचली मंजिल की एक खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की पर लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। चाकू की मदद से उसने एक तख्ता उखाड़ डाला और भीतर हाथ डालकर चिटकनी खोल दी। खिड़की बहुत ऊंची नहीं थी। चौखट पकड़कर वह ऊपर चढ़ा और भीतर कमरे में कूद गया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने योग्य हो गई। यहाँ तो कबाड़ भरा हुआ है। पंजों के बल चलते हुए वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। शुक्र है यह बाहर से बंद नहीं था। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था। कहीं कोई आवाज नहीं है। वह लोग वापस तो नहीं चले गए? कॉरिडोर में एक तरफ बहुत से कमरे बने हुए थे। सबके दरवाजे बंद थे। एक एक दरवाजे के निकट जाकर देखना होगा। फिर वह एक दरवाजे के बाहर रुक गया। रोशनी, जरूर इस कमरे में कोई है। फिर भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, ओए बस कर, आधी बोतल पी चुका है, नशे में बेहोश होने का इरादा है क्या? ओह, यह तो जागीरा की आवाज़ है। जागीरा और शेरू कमरे के भीतर मौजूद थे। शेरू 2 बोतल पीने के बाद भी बेहोश नहीं होता। यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो जागीरा। जानता हूँ, लेकिन अभी हमें बहुत काम है। वह आ जाए तो लड़की के भाग्य का फैसला करें। कौन आने वाला है? मुझे भी तो कुछ बताओ। जिसने लड़की को खत्म करने का काम सौंपा था, मैंने उसी को बुलाया है। कुछ और माल वसूलना है उससे। ओह, तो किसी ने इन दोनों को सोनिया की हत्या करने के काम पर लगाया है। तूने लड़की को ठीक से बांध कर रखा है ना? हाँ, उसे होश आ गया था। मैंने उसके हाथ पांव बांध दिए हैं और मुंह भी बंद कर दिया है। गुड। यानी सोनिया इस कमरे में नहीं है। उसे इन्होंने किसी और कमरे में बंद कर रखा होगा। पहले उसे तलाश किया जाए। कॉरिडोर के अंत में बने एक कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। सोनिया कमरे के भीतर मौजूद थी। दरवाजा बंद करके वह सोनिया की ओर बढ़ा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुंह खुलते ही सोनिया ने सवाल किया, कौन है आप? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। आपके चाचा जी ने मुझे आपकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। अशोक ने उसके बंधन खोल डाले। कोई आवाज़ न निकालिए। इस मकान में 2 खतरनाक कातिल मौजूद हैं। हमें उनसे बचकर निकलना है। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह आ गया है। कौन? वही जिसका वह दोनों कातिल इंतजार कर रहे हैं और जिसने तुम्हारी हत्या कराने के लिए उन्हें पैसा दिया है। ओह, तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। इस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं है।
बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, लेकिन आने वाला इस कमरे तक नहीं आया था। वह जो भी है जागीरा वाले कमरे में चला गया है। तुम यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं। सोनिया को कमरे में ही छोड़कर वह बाहर आया और एक बार फिर जागीरा वाले कमरे के सामने पहुंचा। आ गए सेठ? हाँ, क्यों बुलाया है मुझे? यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन है यह व्यक्ति? तभी जागीरा की आवाज़ सुनकर वह बुरी तरह चौंका। हम तुम्हारे सामने ही तुम्हारी भतीजी को ऊपर भेजना चाहते हैं, सेठ जगदीश माथुर। जगदीश माथुर यानी सोनिया के अंकल? भीतर से जगदीश माथुर का स्वर सुनाई दिया। यानी तुमने अभी तक उसे खत्म नहीं किया? नहीं, अपनी भतीजी को खत्म कराने के बाद तुम उसकी करोड़ों की जायदाद के मालिक बनने वाले हो सेठ, इसलिए मैंने सोचा तुमसे थोड़ी रकम और वसूल की जाए। यह बेईमानी है जागीरा, तुम्हारी फीस मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब यह फीस डबल हो गई है क्योंकि हमें एक और हत्या भी करनी पड़ी है। किसकी हत्या? अशोक नाम का कोई प्राइवेट जासूस था। वह नर्सिंग होम के बाहर सोनिया की निगरानी कर रहा था। अशोक? उसे तो मैंने ही सोनिया की निगरानी करने के लिए कहा था, लेकिन यह काम उसे कल शाम से शुरू करना था। वह आज ही नर्सिंग होम कैसे पहुंच गया? पता नहीं कैसे पहुंच गया। खैर, अब तो उसकी लाश नदी में काफ़ी दूर तक बह गई होगी। मगर तुमने उसे सोनिया के पीछे क्यों लगाया था? ताकि सोनिया की मौत के बाद पुलिस को बता सकूं कि मैंने अपनी ओर से उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया था। इसलिए मैंने अशोक को कल शाम से निगरानी करने को कहा था, ताकि इस बीच तुम अपना काम कर लो। मगर तुमने अभी तक उसे जिंदा रखा हुआ है। हम उसे अभी खत्म कर देंगे सेठ, लेकिन उसकी मौत का संदेह तुम ही पर जाएगा, क्योंकि उसके मरने से सिर्फ तुम ही को लाभ पहुंचता है। पुलिस मुझ पर संदेह नहीं करेगी। यह प्लानिंग मैंने उसी वक्त कर ली थी जब सोनिया ने जाकर मुझे बताया था कि उसने सड़क पर एक खून होते देखा है। इसलिए मैं सोनिया को पुलिस स्टेशन लेकर गया था और इसलिए मैंने खुद उसे झील में धक्का दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि वह कातिल सोनिया के पीछे लगा हुआ है, जिसको वह हत्या करते देख चुकी है। मेरी योजना संपूर्ण है। सोनिया की हत्या का मुझ पर कोई संदेह नहीं कर सकता। तुम बहुत चालाक हो सेठ। खैर, अब तुम 50,000 रुपये और देने का वायदा करो तो हम सोनिया की हत्या करेंगे, वरना नहीं। ठीक है जागीरा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। रकम मेरी गाड़ी में मौजूद है। तुम सोनिया को खत्म कर दो, रकम तुम्हें मिल जाएगी। गुड। शेरू, जाकर लड़की को यहाँ ले आओ। यह सुनते ही अशोक दबे कदमों से वापस भागकर सोनिया के पास पहुंचा। मिस सोनिया, तुम्हारे लिए एक दुखद सूचना है। तुम्हारे चाचा ही तुम्हें मरवा डालना चाहते हैं। क्या? यह हैरत करने का समय नहीं है। एक कातिल तुम्हें यहाँ लेने आ रहा है। उधर दरवाजे के निकट जाकर खड़ी हो जाओ। अशोक ने एक टूटी हुई कुर्सी उठा ली थी। कुछ ही क्षण बाद बाहर से शेरू की आवाज़ सुनाई दी। अरे, दरवाजे का कुंडा किसने खोल दिया? शायद मैं ही नशे में कुंडा लगाना भूल गया हूँगा। फिर दरवाज़ा खुला और वह नशे में लहराता हुआ भीतर आया। तभी धाड़! आह! तुरंत ही दोनों ने मिलकर बेहोश शेरू के हाथ पांव बांध दिए। जब यह तुम्हें लेकर वहां नहीं पहुंचेगा तो कुछ देर में जागीरा और तुम्हारे चाचा जी इसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। 2 मिनट बाद ही दरवाजे के बाहर जागीरा की आवाज़ सुनाई दी। शेरू, ओए, कहाँ मर गया? भीतर से कोई जवाब न मिला तो जागीरा ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। कुछ गड़बड़ लगती है, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। अशोक जानता था कि जागीरा जैसे खतरनाक और फुर्तीले अपराधी को कोई भी मौका देना खतरनाक होगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने तैयार खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला, धाएं! आह! जागीरा के पीछे सेठ जगदीश माथुर थे। अशोक, तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ सेठ। अपनी भतीजे की हत्या करने के लिए तुमने बड़ा अच्छा षड्यंत्र रचा था, लेकिन अब तुम खुद मरोगे। जगदीश माथुर ने नीचे पड़ी जागीरा की लाश को देखा और घबराकर बोला, मुझे न मारना, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने सोनिया को मारने के लिए इन कातिलों की सेवाएं ली थी या नहीं? हाँ, लेकिन अब किसी लेकिन की ज़रूरत नहीं है चाचा जी। दौलत के लिए आपने मेरी जान लेनी चाहिए। धिक्कार है आप पर। सोनिया? फिर अशोक ने जगदीश माथुर के भी हाथ पांव बांध दिए और उसे तथा शेरू को उठाकर बाहर खड़ी कार में डाल दिया। अब तुम दोनों के लिए पुलिस स्टेशन ही एकमात्र स्थान है। अब कार शहर की ओर वापस जा रही थी। शेरू का बयान आपके चाचा को मुजरिम साबित कर देगा। मत कहिए उसे मेरा चाचा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।